Very beautiful good morning to class 12 biology students. So now we are in the last phase of chapter 2. Chapter 2 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. थोड़े थोड़े छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी. जिसमें पहला टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एपोमिक्सिस. इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लाइन है बहुत फेमस है, जो इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, दैट इज़ it is a asexual, it is an asexual process which mimics sexual reproduction. वो सिंपली आप एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये एक ऐसी असेक्चुअल प्रोसेस है जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की क्या करती है, मिमिक्री करती है. अब देखते हैं कैसे करती है. अब हमें ये बात को आगे जाके प्रूव करना है कि एक्चुअल में ये कैसे सही है. ठीक है. सो यहाँ पर इस केस को शो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ के एग्जाम्पल हैं. जैसे हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लें, फैमिली एस्टरेसी एंड पोएसी. ये दो फैमिलीज़ के कुछ मेंबर जो हैं, वहाँ पर सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड कैसे बन जाता है? बिना फर्टिलाइजेशन के. तो एक और डेफिनेशन हमारी निकल के आई, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज नोन एज एपोमिक्सिस. ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? एपोमिक्सिस. अब बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया भाई. अब इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये देखिए, विदाउट फर्टिलाइजेशन. विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो सीधी सीधी बात है क्या है, ये असेक्चुअल प्रोसेस है. क्योंकि असेक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, कोई फ्यूजन तो नहीं होता. तो ये बात तो भाई इतनी क्लियर हो गई कि असेक्चुअल प्रोसेस है. अब इतनी बात क्लियर करनी है, विच मिमिक्स सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन प्रोडक्ट क्या बनना है आपका? सीड. वो क्या है? डिप्लॉयड है ना. तो प्रोडक्ट किसका बना? जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में बनता है. इट मीन्स है ये असेक्चुअल प्रोसेस, लेकिन किसकी मिमिक्री कर रहा है? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की. क्योंकि प्रोडक्ट इज सीड विच इज द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. तो ये से बात क्लियर होगी. अब ये हुआ कैसा है, ऐसा हुआ कैसे? सो व्हेन द एग इज फॉर्म्ड, जब एग नॉर्मली बनता है, नॉर्मल केस लेके चलते हैं, when the egg is formed normally, it is formed by the process of meiosis. meiosis के थ्रू बनता है. तो meiosis के थ्रू बनेगा तो नॉर्मली एग कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा. ठीक है. नॉर्मली गैमीट्स जितने भी बनते हैं वो कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं. बट ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से meiosis कंडक्ट नहीं हो पाती, इसीलिए द एग बिकम डिप्लॉइड. जो एग बनता है वो कैसा बनता है? डिप्लॉइड. It means it is formed without meiosis. There is no meiosis during the egg formation, during the egg cell formation, because of some hormonal changes. That's why the egg remain the diploid. It does not convert into the haploid condition. वो haploid condition में change हुआ ही नहीं. It means when this diploid egg directly develops into seed, जब ये egg बिना fertilization करे किसमें change हो गया? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है सीड, उसमें चेंज हो गया. इट इज नोन एज एपोमिक्सिस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, ध्यान रखना है आपको. और यही सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है. तो एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है, और इसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है. एक तो ये लाइन और दूसरी ये लाइन. सीड इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज नोन एज एपोमिक्सिस, एंड इट इज द टर्म इन विच वी कैन से दैट इट इज एक्चुअली अ सेक्चुअल प्रोसेस विच डज द मिमिक्री ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. एंड द रीजन इज that when egg is formed without meiosis, it becomes diploid, and when this diploid egg directly develops into embryo, directly develops into seed, this is known as apomixis. Now this is the first small topic which most of the time come in the 2 or 3 marks, basically in the 2 marks. Now I am going to discuss the next topic, that is polyembryony. अब हम बात करेंगे next topic के बारे में, that is polyembryony. ये भी बहुत सिंपल सा टर्म है. ये जो टर्म है वो दिया था ल्यूवेनहॉक ने. अब आपको यहाँ पर इसके नाम से पता चला है, पॉली मीन्स मैनी,
Embryony means embryo. It means the process of formation of many embryos in one seed. जब एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी. और इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है. जस्ट यू मेमोराइज इन योर ब्रेन द सिट्रस फ्रूट्स. जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको याद कर लेना. आपने संतरा खाया हो, नींबू खाया हो, चकोतरा खाया हो, तो आप देखो उसमें कितने सारे सीड्स निकलते हैं. सो basically these fruits are the examples of polyembryony because so many seeds are there, inside them so many embryos are there. अब ये तो हो गया कि होता क्या है. अब एक्चुअल में ये कंडीशन डेवलप कैसे हुई? ये कंडीशन ऐसे डेवलप हुई when the fertilization occur and the zygote is formed. जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एंड बिकॉज ऑफ सम माइटोसिस डिवीजन, और कुछ माइटोसिस डिवीजन्स की वजह से व्हेन दिस जाइगोट चेंजेस इनटू मैनी एम्ब्रियो और डिवाइड्स इनटू मैनी एम्ब्रियो, और जब ये जाइगोट कई एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है ड्यू टू द माइटोसिस, दिस इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी. बेसिकली इट इज़ नॉट अ नेचुरल, बहुत ज़्यादा सब में देखने को, बेसिकली इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस. It also occurs some hormonal changes in the zygote by which zygote divides into many embryo. Sometime another condition is also there by which polyembryony occurs. Sometime the other cells of embryo sac like antipodals, like synergids, they can also change into embryo. ये भी कभी कभी किसमें चेंज हो जाती हैं? एम्ब्रियो में चेंज हो जाती हैं. तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ polyembryony. फर्स्ट पॉसिबिलिटी when the zygote divides by the mitosis into many embryo, or another possibility is that it's due to some hormonal changes, antipodal or synergid changes into embryo. So these are the two conditions by which polyembryony can occur. So these are the two topics. Now I am going to discuss the another topic which is related to this chapter, that is apogamy. So our next topic is apogamy. It is also very simple topic. बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो. अभी हमने क्या पढ़ा था? एपोमिक्सिस. उससे ही थोड़ा सा डिफरेंट है ये, और एक बहुत सिंपल लाइन में ये डेवलप हो जाता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोरोफाइट फ्रॉम अ गैमेटोफाइट. इट मीन्स किसी गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का स्पोरोफाइट में चेंज होना, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के. इट इज़ नोन एज एपोगैमी. अब है थोड़ा सा सिमिलर. वहाँ पर क्या हो रहा था? सीड बनना था बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन यहाँ पर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? एपोगैमी. अब देखो यहाँ पर एक बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है. गैमेटोफाइट है तो इसका मतलब क्या होगा? हैप्लॉइड होगा. ठीक है. अब स्पोरोफाइट क्या होना चाहिए? 2n होना चाहिए. स्पोरोफाइट के लिए हमेशा क्या हमारे दिमाग में रहता है? इट शुड बी डिप्लॉयड. लेकिन क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो फिर ये स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? हैप्लॉइड. इट मीन्स इस तरीके से जो बनने वाले प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? स्टेराइल. दे कांट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. हैप्लॉइड है नेचर में. अब जब खुद ही हैप्लॉइड होंगे तो जो गैमीट्स बनेंगे उसमें और आधे क्रोमोसोम रह जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन कर पाएँ. अब बात आती है ये होता कैसे है. तो वही एक पॉलीएम्ब्रियोनी वाली कंडीशन थोड़ा सा उठा के ले लेते हैं यहाँ पर, कि सपोज सिनर्जिड और एंटीपोडल्स, दो ही ये अलग है, एक्सेल के अलावा ये सेल्स हैं. सिनर्जिड और एंटीपोडल्स में किसी हार्मोनल चेंज की वजह से अगर ये किस में डेवलप हो जाए हैं? हैप्लॉइड एम्ब्रियोज में. अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपका एम्ब्रियो सेक है उसमें जितनी भी सेल हैं वो सारी की सारी हैप्लॉइड हैं, और अगर ये आपकी बिना फर्टिलाइजेशन करे किसी से, क्योंकि ये हैप्लॉइड है और फर्टिलाइजेशन भी इन्होंने किया नहीं, तो ये अगर ये एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं तो वो एम्ब्रियो कैसे बनेंगे? आपके हैप्लॉइड बनेंगे. इट मीन्स एनी हाफ इफ देयर इज एनी हार्मोनल चेंज इन दीज टू सेल्स, सिनर्जिड और एंटीपोडल्स, एंड द चेंजेस इनटू द हैप्लॉइड एम्ब्रियो, इट मीन्स गैमेटोफाइट से क्या बनना है? आपका स्पोरोफाइट बनना है. एम्ब्रियो को हम स्पोरोफिटिक कंसीडर करते हैं, जबकि ये क्या है? आपकी गैमेटोफाइट. तो इस स्टेज को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोगैमी. आप देखोगे ऑर्किड्स में, लिलियम में,
ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा. सो दीज आर सम स्मॉल टॉपिक्स विच आर completed today, and we have already also completed our chapter 2. So now next time I am going to show you the experiment, because the practicals are also important for us. So next time you will get a practical of your 12th standard. So please focus on my videos. These are very important to you. You are also able to watch your board practicals in my videos also. So till then, goodbye, have a beautiful day.